जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? ताजरों का और सनतकारों का एक वफ्द इमरान खान साहब से मिलना चाहता है। क्या ये वफ्द मिल के इमरान खान को सॉफ्ट कर सकेगा और उसे गवर्नमेंट के साथ बिठा सकेगा? ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आरफ हबीब साहब ने जब आज बात की तो उसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात भी ठीक करें और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात भी ठीक करें। इसकी बैकग्राउंड भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम था, लेकिन इमरान खान साहब ने उनका नाम वापस लेके साहबजादा हामिद रजा साहब का नाम डाल दिया है। अब साहबजादा हामिद रजा साहब कैसे इस सारी गेम के अंदर इन हुए, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब ने ख्वाजा आसिफ और परवेज अशरफ साहब से मुलाकात की, क्यों मुलाकात की और इस मुलाकात को खुफिया क्यों कहा जा रहा था, और शेर अफजल मरवत साहब पकड़े कैसे गए, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और वो खातून जो पुलिस कांस्टेबल को रोंद के भागी थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वो गिरफ्तार कैसे हुई, ये भी इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और हफीज़ नियाज़ी साहब आज अदालत के अंदर रो पड़े और उन्होंने बाकायदा जज साहब के सामने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे ऊपर मेहरबानी करें, रहम करें। तो जज साहब ने क्या कहा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के कज़न भी हैं और उनकी हमशीरा के खामद भी थे। अब ज़ाहिर अलहदगी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद रिश्ता बड़ा गहरा है इमरान खान साहब के साथ। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्च हुई थी तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने उसमें बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया था, लेकिन उसके बाद फिर नियाज़ी साहब अलग हो गए और अलग इतने ज़्यादा हुए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाने लगे। लेकिन उनके साहबजादे हसन नियाज़ी वो अपने मामू के साथ रहे और जितना अरसा इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे, हसन नियाज़ी उनके बहुत करीब रहे। उसके बाद जब इमरान खान साहब का दौरे इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उसके बाद तहरीक चलाई इमरान खान साहब ने, तो हसन नियाज़ी उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे। फिर 9 मई का वाक़या हुआ और उसमें ज़ाहिर कोर कमांडर के घर जो लोग दाखिल हुए उसमें हसन नियाज़ी साहब भी शामिल थे, बल्कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़ौजी यूनिफॉर्म पब्लिकली लहराई थी। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने। उसके बाद हसन नियाज़ी साहब ज़ेर ज़मीन चले गए और फिर वो गिरफ़्तार हो गए और एबटाबाद से गिरफ़्तार हुए। उसके बाद जब वो फ़ौज के पास पहुँचे या सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास पहुँचे तो उसके बाद फिर हसन नियाज़ी साहब के साथ उनके वालिद हफीज़ नियाज़ी साहब की मुलाकातें होती रही। फिर अचानक पता ये चला कि हसन नियाज़ी साहब जेल में नहीं हैं, बल्कि उनके साथ अबाद फ़ारूक साहब जो इमरान खान साहब के बड़े कारकुन थे, बड़े कुर्बानियाँ देने वाले कारकुन थे, वो भी गायब हो गए। उसके बाद ये सरगोशियाँ सुनाई देने लगी कि कहाँ चले गए हसन नियाज़ी साहब और किस शक्ल में हैं और क्या सूरत हाल उनकी, वो पता होना चाहिए। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों का केस ज़ेर समाअत था तो उस वक्त हफीज़ नियाज़ी साहब वहाँ खड़े हुए और वो बड़े बीमार थे। हफीज़ नियाज़ी साहब बड़ी बीमारी की हालत में लाहौर से इस्लामाबाद आए थे और उन्होंने हाथ जोड़ के बेंच से कहा कि मेरे ऊपर मेहरबानी करें, मेरा बेटा कहाँ है, मुझे कोई पता नहीं है, अगर खुदा न खास्ता वो दुनिया में नहीं है तो मुझे बताया तो जाए। और वहाँ पे एक जज्बाती से सूरत हाल क्रिएट होगी और ज़ाहिर हफीज़ नियाज़ी साहब रो रहे थे। और हर बाप जिसका बच्चा इस तरह गायब हो या वो स्टेट के हिरासत में हो और उसकी सुनवाई ना हो रही हो या बाप के साथ मुलाकात ना हो रही हो तो उसके वही जज्बात होंगे जो हफीज़ नियाज़ी साहब के जज्बात थे। उसके बाद वो बाहर निकले और बाहर भी मीडिया से उन्होंने यही बात की। तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा दुनिया से गायब हो गया है, चला गया है, तो खुदारा मुझे बताएं तो सही ताकि मुझे सब्र आ जाए, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती। और मैं जानता हूँ कि हफीज़ नियाज़ी साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और एक बाप उसका कर्ब जो है वही अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ख़ुद साहिब औलाद है। तो मेरी रियासत से भी दरख्वास्त है और चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करें और हसन नियाज़ी ने अगर कोई जुर्म किया है तो आप उसको सज़ा दें, जो एक कानूनी तरीका है सज़ा देने का। लेकिन जो एक बाप की और माँ की जो हकूक़ हैं वो उनको ज़रूर दिया जाए, जो उनके राइट्स हैं वो उनका हक़ है। तो आप उनके माँ बाप को उनके साथ मुलाकात करने की इजाज़त दें ताकि उनको तसल्ली हो सके। और उसके बाद अगर आप ये महसूस करते हैं कि उसका जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है तो आप ठीक है, आप कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा दे दें, लेकिन उसे इस तरह वालिदैन की नज़रों से दूर रखना ये बड़ी ज़्यादती है। फिर साथ मेरी एक ये भी दरख्वास्त है कि आप ये जो बच्चे थे जिन्होंने ये गलती की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा जुर्म किया कि स्टेट के सिंबल्स को इस तरह निशाना नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बनाया और मेरा ख्याल है सज़ा उनको ठीक ठाक मिल चुकी है, उनको भी उनकी फैमिली को भी। अगर रियासत इन्हें माफ़ कर दे और साथ एक वार्निंग जारी कर दे, कोई एक रेड टैग इनके साथ लगा दे,
तो मेरा ख्याल है वो भी काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत सबक इन्होंने सीख लिया और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई शख्स ऐसी गलती करेगा। तो रियासत को बड़ा दिल करके इन सब के लिए एक दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। आपने चंद दिन पहले एक खातून को, एक पुलिस कांस्टेबल को रोते हुए देखा था। ये 1 जनवरी 2024 का वाक़या था और इस्लामाबाद इंटरचेंज से जब आप मोटरवे पर दाखिल होते हैं तो वहाँ ये वाक़या पेश आया था। जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस जाग गई और पुलिस ने इस खातून को ट्रेस करना शुरू किया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये खातून यहाँ से लंदन चली गई थी, फिर वहाँ से वापस आ गई थी। इन्होंने ये देखा कि मामला दब गया है, किसी जगह पे पेश नहीं हो रहा और मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की जा रही, तो आराम से पाकिस्तान आ गए। फिर ये क्योंकि गुलबर्ग में रहती हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद के सबर्ब्स में एक हाउसिंग स्कीम है और वहाँ से ये अमूमन यहाँ इस्लामाबाद क्लब में आती रहती हैं, उसकी मेंबर हैं ये। तो कल ये क्लब आएँ तो उसके बाद इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने इनके मोबाइल ट्रैकिंग की, इनके मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल किया। गो वो अपना नंबर चेंज कर चुकी हैं और उन्होंने स्मार्टफोन के बजाय नोकिया का फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके ऊपर बटन्स लगे होते हैं, पुराना फ़ोन, ताकि इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सके, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि सोशल मीडिया से इंसान पकड़ा जाता है। तो ज़ाहिर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पुलिस के पास भी है और नादरा के पास भी है, IB के पास भी है। तो इस सारे मामले में IB को भी इन्वॉल्व किया गया था, फिर नादरा से भी इनकी शनाख्त की गई थी, फिर पूरा इनको ट्रैक करके, इनकी फैमिली के फ़ोन्स वगैरह ट्रैक करके देखा गया था कि इनकी मूवमेंट क्या है। जब इन्हें पता चला कि ये इस्लामाबाद क्लब आई हुई हैं तो वहाँ पुलिस पहुँच गई। फिर पुलिस का एक अंदर एहलकार गाड़ी उसने शनाख्त की, उसकी तस्वीरें लीं, फिर वो वहाँ पर खड़े रहे और जो ही खातून बाहर निकली क्लब से तो उन्होंने अपना हुलिया भी तब्दील किया हुआ था। जब वो बाहर निकली तो पुलिस को बताया गया कि वो निकल गई हैं और उसके बाद पुलिस सिविल गाड़ी के अंदर उनको ट्रैक करती रही और जो ही वो रावलपिंडी के हदूद में दाखिल हुई तो उन्हें फौरी तौर पे पुलिस ने रोक के गिरफ़्तार कर लिया। एक खातून, बल्कि लेडी कांस्टेबल्स थी, 2-3 लेडी कांस्टेबल थी जिन्होंने गिरफ़्तार किया और आज इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और पुलिस का ये ख्याल है, उनका ये दावा है कि इनको वाकई सज़ा मिलेगी और इक़दाम कत्ल की दफ़ा भी इनके ऊपर लग गई है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पुलिस उनको एक एग्ज़ाम्पल बनाने की कोशिश करेगी और ये होना भी चाहिए कि अगर इस तरह आप एरोगेंट हो जाएंगे, इस तरह आप स्टेट के इदारों को, स्टेट के सिंबल्स को इस तरह गाड़ी के नीचे रौंदने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम आते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ। अब शेर अफसर मरवत साहब का नाम इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए पेश किया था और इस पे पार्टी के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस थी। पार्टी नहीं चाहती थी कि शेर अफसर मरवत साहब को ये ओहदा मिले, लिहाजा वो बार बार लोग ये पॉइंट उठाते रहते थे इमरान खान के सामने। लेकिन खान साहब का कहना था बड़ा दबंग आदमी है, ये गवर्नमेंट को ठीक ठाक टफ टाइम देगा तो इसको ये मौका मिलना चाहिए। तो खान साहब बड़े फर्म थे। लेकिन चंद दिन पहले जब उमर अयूब साहब और गौहर खान साहब स्पीकर से मिलने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पर जमशेद दस्ती की बात भी की, इकबाल खान अफरीदी की बात भी की और साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात भी की। तो स्पीकर साहब ने बताया कि कोई भी गवर्नमेंट का जो इत्तेहादी है इसके लिए राज़ी नहीं हो रहा, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो नॉन सीरियस आदमी हैं और अगर उन्हें इस ओहदे पे बिठा दिया जाएगा तो इसका एक डेकोरम है जो बुरी तरह डैमेज होगा। तो आप हम ये चाहते हैं कि ये ओहदा अपोजिशन को दिया जाए, लेकिन कानून के अंदर कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि ये ओहदा सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को मिलेगा। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इत्तेहादियों को भी मिल सकता है। ये एक सिर्फ रवायत है कि अपोजिशन के पास ये ओहदा जाता है। तो अगर आप कोई नाम बदल लें और कोई मुनासिब सा शख्स है इसकी जगह आप नामजद कर दें तो ये हो भी सकता है। और अगर आपने ये ना किया तो फिर हमारे पास खुर्शीद शाह साहब और नवीद कंवर साहब के नाम मौजूद हैं, तो हम इन दोनों में से किसी एक शख्स का हम तयन कर देंगे और इससे ये होगा कि गवर्नमेंट के बाहर भी ओहदा चला जाएगा और गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी रहेगा। तो जवाब अब आपने खुद देना है। उसके बाद ये प्रपोज़ल लेके उमर अयूब साहब और गौहर खान साहब इमरान खान साहब से मिले, बल्कि आज से 2 दिन पहले मंगल को जब 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था तो वहाँ पे उन्होंने ये प्रपोज़ल दी कि गवर्नमेंट ये चाहती है, स्पीकर साहब ये चाहते हैं कि नाम बदल दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नाम बदला जा सकता है लेकिन आप उनसे लिखवा लें। तो इस पर उन्होंने कहा कि लिखवा के तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है। तो फिर खान साहब ने पूछा कि सेकंड ऑप्शन क्या है, तो 3 नाम उन्होंने पेश किए जिसमें पहला नाम साहबजादा हामिद रज़ा का था। तो खान साहब ने कहा कि ये ठीक है। फौरी तौर पर उन्होंने उमर अयूब साहब से कहा कि आप गवर्नमेंट के नाम सामने पेश कर दें, इनका नाम, ये ज़्यादा मुनासिब आदमी है, इसने बड़ी कुर्बानियाँ दी, इसने अपनी पार्टी हमारे लिए वक्फ कर दी थी। इन्होंने 3000 टिकट्स के ऊपर दस्तखत किए थे और उस वक्त ये छुपे हुए थे, लेकिन ये इस्लामाबाद पहुँचे और इसके बाद इन्होंने हमारी हर मुतालबा, हर बात मानी, तो आप इनका नाम पेश कर दें। फिर
फौरी तौर पे इनका नाम पेश कर दिया गया। कल जब नाम पेश किया गया तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की गई। तो अब मेरा ख्याल ये है कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गए हैं। लेकिन इस दौरान शेर अफजल मरवत साहब ने दो बड़े दिलचस्प काम किए। एक तो वो खुफिया तरीके से छुप के ख्वाजा आसिफ साहब के चैम्बर में पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे ख्वाजा साहब को राम करने की कोशिश की। फिर परवेज़ अशरफ साहब के पास भी गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी पार्टी के कई चैप्टर खोले, कई लोगों के नाम लिए, उन्होंने बताया कि ये लोग हैं जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो परवेज़ अशरफ साहब का ये कहना था कि भाई आपका ज़ाती मसला है, मैं इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि राजा परवेज़ अशरफ साहब को राज़ी करें और साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब को राज़ी करें, लेकिन दोनों ने, जैसे कहते हैं पैर लगाना पंजाबी में, तो किसी ने पैर नहीं लगाया, लेकिन इनकी बात ज़रूर सुने। तो ये जब ख्वाजा आसिफ के चैम्बर से निकल रहे थे तो वहाँ एक रिपोर्टर थे खड़े, उन्होंने फौरी तौर पे इनकी वीडियो बना ली जिस पे वो बड़े परेशान हुए शेर अफजल मरवत साहब, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन परवेज़ अशरफ साहब से जो मुलाकात थी उसमें ये अपने आप को बचा गए। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन साहबजादा हामिद रज़ा साहब को मिली, परवेज़ अशरफ साहब के से रिलेटेड भी और साथ साथ ख्वाजा आसिफ से रिलेटेड भी। आज शेर अफजल मरवत साहब अपने लोगों को जेल भिजवा रहे हैं इमरान खान साहब को राज़ी करने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी लॉबी भी है और वो इमरान खान साहब के साथ मिल के कोशिश करेंगी कि इनको राज़ी किया जाए कि वो शेर अफजल मरवत साहब का नाम दोबारा शामिल कर लें। और इमरान खान साहब से बैद नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं कि जो शख्स चला जाए वो उसकी बात मान लेते हैं। तो हो सकता है आज दोबारा शेर अफजल मरवत साहब का नाम दोबारा बाहर आ जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि ये बार बार यू टर्न लेते रहते हैं, बल्कि यू टर्न के ऊपर भी एक यू टर्न ले लेते हैं। तो हो सकता है शेर अफजल मरवत साहब वापस आ जाएँ। कल आरफ हबीब साहब जो नामवर पाकिस्तान के सरमायाकार भी हैं, सनतकार भी हैं, ताजर भी हैं, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर कहा था कि मेरी दो प्रपोजल्स हैं, बल्कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी की दो प्रपोजल हैं कि एक तो आप इंडिया के साथ हाथ मिलाएं और दूसरा जो अडयाला जेल के अंदर लोग बैठे हैं उनके साथ हाथ मिलाएं। तो आरफ हबीब साहब ने ये पहली मरतबा नहीं कहा, इससे पहले भी वो कहते रहते हैं। आर्मी चीफ के साथ जब 10 बिजनेसमैनों की मुलाकात थी तो आरफ हबीब साहब उन 5 लोगों में शामिल थे जो कराची से आए थे, 5 ज़ाहिर पंजाब से थे। वहाँ आरफ हबीब साहब ने आर्मी चीफ को भी ये कहा था कि आप फौरी तौर पे इमरान खान साहब को राज़ी करें, और अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो फिर ही माशी इस्तेकाम हो सकेगा। तो कल उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी ये कहा। उससे पहले वो इमरान खान साहब को भी राज़ी करते रहे कि वो बिलावल भुट्टो से फ़ोन पर रब्ता करें, बल्कि बिलावल भुट्टो को जब कोरोना हुआ था तो आरफ हबीब साहब ने कहा था कि आप उनको फ़ोन करके उनकी तबीयत पूछें। इससे जब बख्तावर भुट्टो साहिबा की शादी हुई तो इन्होंने उन्हें कहा कि आप मुबारकबाद पेश करें आसिफ अली जरदारी साहब को। फिर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने कहा जी मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ को आप फ़ोन करें, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब नहीं माने थे। तो आरफ हबीब साहब मुसलसल ये कोशिश करते रहे, तो अब भी उन्होंने कोशिश की है। और उसके बाद एक प्रपोज़ल सामने आई है जो आज या कल आपके सामने भी आ जाएगी कि कुछ ताजरों ने कहा है, क्योंकि हम इमरान खान साहब को फंडिंग भी करते रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो हम जाके इमरान खान साहब से बात करते हैं। तो कुछ ताजर एक वफ्त बना के इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब राज़ी हो जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट उनको वो सहूलतें दे सकती है जो वो डिमांड करेंगे। और अब गवर्नमेंट इस सारे मामले में खामोश है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जनाब आप उनसे पूछें जिनका इनके साथ फड्डा है, हम तो ज़ाहिर है साइड पे हैं, हमारा इसमें इशू कोई नहीं है। तो बहरहाल एक अच्छा कदम उठाया जाने लगा है ताजरों की तरफ से, सनतकारों की तरफ से, और अगर ये उठ गया और ये लोग इमरान खान को राज़ी करने में कामयाब हो गए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की तबीयत का मामला है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब नए इलेक्शंस के बगैर और प्राइम मिनिस्टर बने बगैर किसी किस्म का मुतालबा को मानेंगे या गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाएंगे या वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब कोई ऐसा कदम उठाएंगे।